हेलो एवरीवन, नोट्स कार्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 चैप्टर। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि उसमें जो कोर्स ड्यूरेशन है 75 आवर्स की टोटल कोर्स ड्यूरेशन है और 3 आवर्स पर वीक हमें अटेंड करना होगा क्लास में। उसके बाद ही हमारा फार्माकोलॉजी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस का डिवीजन किया गया है। तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। तो फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन सा टॉपिक हमें डिस्कशन करना है और कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर का अगर इंट्रो जो पॉइंट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं इंट्रो से ही, कई बार इंट्रो से ही बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। और जो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर वो इंट्रो वाले ही टॉपिक से आते हैं। तो इसलिए जो भी इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा इसे समझने की और इसे पूरा से पूरा देखने की, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक चीज़, अगर ये बेसिक चीज़ें आपको अगर समझ में आ जाती है तो आगे आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाला है, आगे के चैप्टर्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक डिस्कशन करना है उसमें है, पहला है जनरल फार्माकोलॉजी, मींस फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन हमें डिस्कशन करना है। इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, और स्कोप क्या है फार्माकोलॉजी का, हम फार्माकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर डिफार्मा में क्यों इंक्लूड किया गया, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। देन वेरियस रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी कि जो ड्रग का रूट्स होता है, कौन कौन से ड्रग रूट्स हैं और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। ड्रग एब्जॉर्प्शन, उसका डेफिनेशन, टाइप, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, bioavailability and the factor affecting bioavailability, drug distribution, definition, factor affecting drug distribution, biotransformation of drug, definition, type of biotransformation, reaction, factor influencing drug metabolism, excretion of the drug, definition, route and रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्कशन करनी है। इसके पहले हमने इसका नोट्स प्रिपेयर कर लिया है जो कि हमारी वेबसाइट notescard.com पे अवेलेबल हो चुकी है। आप वहाँ से डायरेक्ट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और सेल्फ भी पढ़ सकते हैं, या आप इसके अलावा अदर बुक को प्रेफर करके आप उससे भी अपना नोट्स डिजाइन कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। बस हम एक इंट्रो पार्ट या एक ओवरव्यू देने जा रहे हैं यहाँ पे, जिससे आपको कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए और कुछ चीज़ें आपको ये पता चलेगी कि हमें कैसे पढ़ना है फ्रेंड्स। तो आप खुद मॉडिफाई कीजिए और खुद सेल्फ डिस्कशन कीजिए कि हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ड्रग एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। फार्माकोलॉजी क्यों आया? फार्माकोलॉजी का मीन्स होता है कि यह एक ऐसी ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी ड्रग का इंटरेक्शन विथ द लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल सिस्टम से करते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम कुछ भी हो सकता है, या तो ह्यूमन बीइंग्स हो सकता है, प्लांट्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में। उस पर ही ड्रग का इफेक्ट हम देखते हैं, उसी को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। ऐसा नहीं है कि बस फार्माकोलॉजी जो है कंसेप्ट है वो बस ह्यूमन बॉडी पे होता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनिमल्स लाइक बफेलो, एनी एनिमल्स, लायन, कैट, जो भी है उस पर भी अगर ड्रग का इफेक्ट शो कर देखते हैं तो उसको भी हम फार्माकोलॉजी के अंतर्गत लाएंगे। या प्लांट्स पे ऊपर भी हम अगर देखते हैं तो भी हम उसको फार्माकोलॉजी में कंसिडर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ ड्रग और स्टडी ऑफ द ड्रग। इसके अंतर्गत हम ड्रग की स्टडी करते हैं, यानी कि ड्रग का जो भी साइंस है, ड्रग की जो भी मैकेनिज्म है, ड्रग कहाँ कहाँ पे कैसे एक्ट करती है, ये सारी चीज़ें हम फार्माकोलॉजी के अंतर्गत डिस्कशन करते हैं। द वर्ड फार्माकोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्मेकॉन एंड लोगोस। 2 वर्ड से डिराइव्ड होता है। फार्मेकॉन मीन्स होता है ड्रग एंड लोगोस मीन्स होती है स्टडी, यानी दोनों वर्ड का मीन्स हो गया। तो फार्माकोलॉजी 2 वर्ड से मिलके बना होता है, ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। फार्मेकॉन मीन्स ड्रग एंड लोगोस मीन्स स्टडी। तो आपको इंट्रो पॉइंट में आपको ये लिखना पड़ेगा, फार्माकोलॉजी एट मेड अप बाई 2 ग्रीक वर्ड्स, फार्मेकॉन मीन्स ड्रग एंड लोगोस मीन्स स्टडी। नेक्स्ट अगर बात करें, विच मीन्स फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ड्रग एंड देयर एक्शन ऑफ द लिविंग बॉडी। It includes the knowledge of history, source, biochemistry and physiological effect, mechanism of action and therapeutic usage of the drug। तो ओवरऑल हम देखें तो फार्माकोलॉजी के अंतर्गत हम ड्रग एक्शन को देखते हैं। मीन्स अगर ह्यूमन बॉडी पे बात करें तो मेनली हम ड्रग का एक्शन देखेंगे लिविंग बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी पे, अगर ह्यूमन बॉडी पे कर रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी पे देखेंगे। अदर किसी लिविंग बॉडी पे अगर हम उसका
ड्रग का एक्शन देख रहे हैं तो उस पर हम कंसिडर करेंगे। और इसके अंतर्गत हम ड्रग की हिस्ट्री पता करते हैं, यानी कि ड्रग का सोर्स पता करते हैं, उसकी बायोकेमिस्ट्री पता करते हैं, उसका केमिकल नेचर पता करते हैं, और उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट करता है, कोई साइड इफेक्ट करता है या कोई एडवर्स इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें भी हम जानते हैं फार्माकोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत। तो ये ब्रांच बहुत ही ब्रॉड है और जो भी इसके इंट्रो पॉइंट्स हैं आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। मीन्स कैसे ड्रग के एक्शन है, कैसे क्या, ये सारी चीज़ें आपके चैप्टर वाइज अगर आप चैप्टर देखोगे तो उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म दे रखा है, बहुत सारे ड्रग के बारे में भी दे रखा है, उसमें बहुत सारे ड्रग की मैकेनिज्म भी पढ़नी है हमें, कैसे कैसे क्या होता है, तो उसके अंतर्गत हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़नी है। तो आगे आप लोगों को उसके नोट्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। कौन कौन सी ब्रांच होती है फार्माकोलॉजी की? तो दो ब्रांच मेनली होती है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। दो ब्रांचेज होती है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। तो अगर बात करें फार्माकोकाइनेटिक्स में, तो व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मीन्स इसका मीन्स एक छोटी सी मीनिंग है ये, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मीन्स हमारा जो बॉडी है उसका रिस्पॉन्स हमारा ड्रग के अकॉर्डिंग क्या रहा है। फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स क्या होता है, जो हमारी बॉडी है यानी कि ड्रग के अकॉर्डिंग क्या रिस्पॉन्स दे रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। इन दिस द स्टडी ऑफ द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द टारगेट ऑर्गन, मीन्स जो हमारा टारगेट ऑर्गन है उस पर ड्रग का एक्शन। मैंने अभी आपको बताया कि बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी कैसा रिस्पॉन्स देगी ड्रग के अकॉर्डिंग, मीन्स ये हो गया कि जो हमारा बॉडी यानी टारगेट ऑर्गन है उस पर ड्रग कैसा एक्शन होगा, ड्रग का कैसा एक्शन होगा, ये सारी चीजें हम फार्माकोकाइनेटिक्स में समझेंगे। सिंपली मीनिंग आप समझिए कि इसमें हम ड्रग के एक्शन को देखते हैं, ड्रग के एक्शन को बॉडी पे शो करते हैं या टारगेट ऑर्गन पे देखते हैं कैसे शो कर रहा है, ये सारी चीजें हम जानते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। तो मेनली ये ड्रग से हम डील करते हैं, ये जो फार्माकोकाइनेटिक्स होती है इसमें हम मेनली ड्रग से डील करते हैं। ड्रग का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कैसे हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग कैसे हुआ। फार्माकोडायनेमिक्स, व्हाट ड्रग डज द बॉडी, सॉरी यहाँ पे डोज लिख दिया गया है, डज आप कर लीजिएगा उसको, डज द बॉडी, इट डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग। अब इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें अब मैंने जैसे आप लोगों को ऊपर बताया था कि मैंने बॉडी का रिलेशन ड्रग से बताया था, लेकिन ये रॉन्ग है। मेनली फार्माकोकाइनेटिक्स ब्रांच में ड्रग का रिलेशन बॉडी से देखा जाता है, ड्रग कैसा रिलेशन शो करता है, कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे क्या होता है टारगेट ऑर्गन पे, उसे हमने फार्माकोकाइनेटिक्स बोला है। लेकिन फार्माकोडायनेमिक्स मीन्स होता है कि ड्रग का रिलेशन विद बॉडी, मीन्स ड्रग कैसे एक्शन करेगा या कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेगा, वो उसके बारे में हम उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा वो फार्माकोडायनेमिक्स। तो दोनों टर्म लगभग आपको पढ़ने में लगेगा कि सिमिलर है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं उसमें। मेनली अगर फार्माकोकाइनेटिक्स आपके बारे में पूछा जाए तो आप मेनली उसमें बोलोगे कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग कैसे होता है, ये सारी प्रोसेस को हम फार्माकोकाइनेटिक्स में देखते हैं। और फार्माकोडायनेमिक्स में हम ड्रग के मैकेनिज्म को देखते हैं कि ड्रग का मैकेनिज्म क्या ऑफ एक्शंस क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है, उसके मीन्स उसका पर्टिकुलर माइन्यूटली यानी मैकेनिज्म कैसे होती है, एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे फार्माकोडायनेमिक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें स्कोप ऑफ द फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी इज द ट्रेडिशनली डिफाइंड एज द साइंस ऑफ द पॉइजन। टॉक्सिकोलॉजी मीन्स क्या होता है, साइंस ऑफ पॉइजन। पॉइजन हमारी बॉडी में कैसे, कोई भी हमने ड्रग लिया तो अगर एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट कर रहा है, इसका मीन्स क्या, वो हमारे लिए टॉक्सिक की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसी को हम स्टडी क्या बोलेंगे, टॉक्सिकोलॉजी बोल रहे हैं। यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजी का मीन्स ये नहीं है कि पॉइजन से रिलेटेड है कोई पॉइजन। पॉइजन क्या है, पॉइजन भी एक ड्रग ही है। तो मीन्स उसी का यही होता है कि अगर हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं, जैसे मान लो आप पैरासीटामोल ले रहे हो, आपको पता है कि वो एंटीपायरेटिक ड्रग्स है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हुई तो वो लीवर डैमेज कर सकती है, वो लीवर डैमेजिंग ड्रग भी है, लीवर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली ड्रग है। तो वो अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हो तो वो टॉक्सिक की तरह काम करने लगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टॉक्सिकोलॉजी बोलेंगे। मीन्स उसका एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट भी डिस्कशन करना भी टॉक्सिकोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत आता है। इट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन मेथड फॉर देयर डिटेक्शन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। उसको कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, डायग्नोसिस किया जा सकता है, और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये सारी चीजें हम टॉक्सिकोलॉजी में देखते हैं। तो टॉक्सिकोलॉजी में हम बेसिकली जो भी हमारे लिए पॉइजनस की तरह बिहेव करता है या लाइक अ पॉइजन, कोई मेजर पॉइजन ही क्यों ना हो, तो उसके बारे में हम उसको डिटेक्शन करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये सारी चीजें हम टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट कुछ और डिफिनीशंस हैं। कीमोथेरेपी क्या होती है, इट इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी डेल्स विद द ड्रग्स
capable of destroying the causative organism which destroy host cell, which destroy without destroying the host cell, the mechanism undertaken in the chemotherapy. कीमोथेरेपी क्या होती है? कीमोथेरेपी में वैसे ड्रग्स या वैसे केमिकल्स का यूज किया जाता है। कीमोथेरेपी मीन्स ऐसे केमिकल्स या फार्माकोलॉजिकल एजेंट होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म के, जो भी हमारे अंदर कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, विदाउट अफेक्टेड आवर होस्ट सेल, विदाउट अफेक्टेड आवर ओन सेल्स। मीन्स अगर हम पैरासीटामोल ले रहे हैं तो पैरासीटामोल क्या करें, एंटीपायरेटिक है, तो जो भी एंटीपायरेटिक कॉजिंग बैक्टीरिया वायरल या कुछ भी होगा उसको वो क्या करेगा, उसको रिमूव करने का काम करेगा, उसको सप्रेस करने का काम करेगा, या वो हमारी अपनी सेल को डैमेज नहीं करेगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, कीमोथेरेपी। जस्ट अ एग्जाम्पल। लेकिन कीमोथेरेपी का मेनली ये होगा, कीमो मीन्स क्या हो गया, केमिकल, थेरेपी मीन्स क्या हो गया, ट्रीटमेंट, यानी कि केमिकल के द्वारा कोई ट्रीटमेंट देना। तो केमिकल, ऐसे केमिकल का यूज करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या हो, सुटेबल हो, जबकि इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म के लिए अनसुटेबल हो, यानी उससे रिएक्शन करके उसको रिमूव करने का काम करे, उससे हम क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी बोलते हैं। फार्माकोपिया आप लोगों को पता है, ये फार्माकोपिया क्या है, ये स्टैंडर्ड या ऑफिशियल कोड होता है। ये कोड होता है जिसमें ड्रग की पूरी प्रॉपर्टी, ड्रग का डोज, सारी चीजें उसमें क्या की गई है, मेंशन की गई है, बाय अप्लाइंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट करने के बाद फार्माकोपिया में जो सारी चीज़ें कंक्लूजन है वो सारा चीज़ें उसमें दिया गया है। आप लोगों को तो फार्माकोपिया के बारे में सबको पता ही होगा। उसमें एग्जांपल इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी, अकॉर्डिंग टू द नेशन डिफरेंट टाइप से आपकी फार्माकोपिया होती हैं। क्यों डिफरेंट, कभी आपने सोचा है कि क्यों डिफरेंट नेशन में डिफरेंट फार्माकोपिया होती हैं? हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर मान लो इंडिया में जो डोजेस कंडीशंस है या नेचुरल कंडीशन है वो डिफरेंट है। अदरवाइज अगर अमेरिका में चले जाओ तो वहाँ पे उसकी नेचुरल कंडीशन अलग अलग है, तो इसलिए डोज वेरी करते हैं, तो प्रैक्टिकली भी तो सब कुछ वेरी करेगा, इसलिए वहाँ पे अलग अलग फार्माकोपिया बनानी पड़ती है। तो ये हो गया स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार आता है, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी बहुत बार पूछा जाता है, और इसके जो डेट मेंशन है वो भी ज़्यादा तो नहीं लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है। इसमें कुछ रोडोल्फ ब्यूचिम, इनका जो है बहुत ज़्यादा ही पूछ लिया जाता है, तो आप लोग उसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ओवरऑल हिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहले है फ्रैंकोइस मैगेंडाई, 1783 to 1855, a French physiologist laid down the dictates the fact and the fact alone are the basis of the science. Experiments procedure with the animal are the testing ground for the determination of the drug action. तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले फ्रैंकोइस मैगेंडाई ने सबसे पहले एनिमल पे अपना रिसर्च वर्क किया था। उसमें ड्रग का एक्शन देखा था और उसके बारे में ड्रग का क्या क्या एक्शन हो सकता है, कैसे कैसे एक्शन कर सकता है, वो सारी चीज़ें स्टेबलाइज की थी। देन क्लाउड बर्नार्ड 1813 to 1878 investigate the plant's extract cure and the proposal a site of action for this agent. इन्होंने प्लांट पे डिस्कवरी की थी। जैसा कि हमने बताया ना, फार्माकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो लिविंग वर्ड पे वर्क करता है। लिविंग वर्ड का मतलब ऐसा नहीं बस कि ह्यूमन बॉडी हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, जिस पे हम ड्रग का एक्शन इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या उसके बारे में हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम क्या बोलेंगे, फार्माकोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो क्लाउड बर्नार्डे साहब ने प्लांट एक्सट्रैक्ट पे अपना वो ड्रग का एक्शन शो कराया था और उन्होंने कंक्लूजन डिजाइन किया था, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। रोडोल्फ ब्यूचिम 1820 to 1879, in 1847 Buchim established the first laboratory for experimental pharmacology in the basement of his home. सबसे पहले इन्होंने अपने बेसमेंट में भी एक फार्माकोलॉजी के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए अपना खुद का एक लैब स्टार्ट किया था, एंड नेम्ड कैरेडले ऑफ एक्सपेरिमेंट फार्माकोलॉजी, और उन्होंने नेम्ड कैरेडले ऑफ एक्सपेरिमेंट फार्माकोलॉजी का भी वो किया है, नेम दिया है। तो ये भी याद रखना है। ओसवाल्ड सैमेडबर्ग 1921 ही इज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। इन्हें फादर ऑफ फार्माकोलॉजी भी कंसिडर किया जाता है, एंड पब्लिश फर्स्ट जर्नल ऑफ द फार्माकोलॉजी, और इन्होंने फर्स्ट टाइम अपना जर्नल किया था। जर्नल मीन्स क्या होता है, जर्नल मीन्स अपना जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं और जो भी अपना ओपिनियन होता है उसको क्या पब्लिश कराया जाता है। J.N. लॉन्गले 1852 to 1925, हैरी डेले 1875 to 1968, pioneered pharmacology in England taking physiological approach.
तो आप लोगों को मेनली रोडोल्फ बुचिम 1820 टू 1879 एंड ओस्वाल्ड साइमेडबर्ग 1838 टू 1921 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको याद रखिएगा। हिस्ट्री पूछ ली जाती है इसलिए ओवरऑल हिस्ट्री तो याद रखनी है, लेकिन एटलीस्ट रोडोल्फ बुचिम और ओस्वाल्ड साइमेडबर्ग को आप लोग याद रखिएगा। ओस्वाल्ड साइमेडबर्ग क्या है? फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरियस रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। वेरियस रूट कौन है? रूट ऑफ द ड्रग एडमिशन इज द पाथ बाय विच द ड्रग इज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द जी। तो नॉर्मल सी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन रूट क्या है, ड्रग को एडमिनिस्टर करने का रूट क्या क्या है? तो आप माउथ के थ्रू भी लेते हैं, बाई इंजेक्शन के थ्रू, बाई रेक्टल रूट, बाई नेजल रूट, तो बहुत सारे रूट्स होते हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ड्रग्स आर अवेलेबल इन द वेरियस फॉर्म लाइक टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, इंजेक्शन। तो जिस टाइप का आप फार्मूलेशन यूज कर रहे हो, जिस टाइप के ड्रग का फार्मूलेशन आपके पास अवेलेबल है, उस टाइप का आपको रूट अप्लाई करना पड़ता है। अगर मान लो आप क्रीम अप्लाई करते हो तो क्रीम आप इस क्रीम पे एक्सटर्नली अप्लाई करोगे, ना कि ओरली। तो ये सारी चीजें होती है, कैसे रूट ऑफ ड्रग्स होते हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए क्लासिफिकेशन अगर बात करें तो कौन कौन से डोजेज फॉर्म होते हैं। डोजेज फॉर्म अगर आपको पता चल जाएगा कि ये डोजेज फॉर्म है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको उसका रूट भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म में यूनिट डोजेज फॉर्म आता है और बल्क डोजेज फॉर्म में आते हैं। यूनिट डोजेज फॉर्म के मीन्स ओनली 1 यूनिट्स होती है, उसको भी सॉलिड डोजेज में कंसिडर करते हैं। और बल्क में भी आते हैं, जैसे पाउडर्स वगैरह होते हैं, उनको भी कंसिडर किया जाता है। तो यूनिट डोजेज फॉर्म में टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स और पाउडर्स, एंड बल्क डोजेज फॉर्म में डस्टिंग पाउडर, इंसफलेशन एंड डेटिफ्राइसिस आते हैं। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म मीन्स, सेमी सॉलिड मीन्स सॉलिडिटी ज़्यादा होगी और उसमें कुछ वाटरी मॉइस्चर कंटेंट्स ज़्यादा रहेगा, उसको सेमी सॉलिड प्रिपरेशन बोलते हैं। इसलिए सेमी सॉलिड प्रिपरेशन में क्या होता है, वाटर और वाटर और सॉलिड पार्ट दोनों होता है और दोनों को मिक्स करके हम बनाते हैं सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। तो उसमें भी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों आता है। एक्सटर्नल यूज के लिए क्रीम, पेस्ट, ऑइंटमेंट्स, जेलीज। इंटरनल्स के लिए सपोजिटरी एंड पेस्चराइज। लिक्विड डोजेज फॉर्म, मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म में दो आते हैं, मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म और बाईफेजिक डोजेज फॉर्म। मोनोफेजिक मीन्स आपको पता होगा जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है और ओनली 1 फेज में होता है। बाईफेजिक डोजेज फॉर्म हेट्रोजीनियस होता है, जो जिसमें 2 लेयर्स पाई जाती है। आप लोगों को आगे पता चल जाएगा, इसके बारे में डिटेल मिल जाएगा सब। और फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स में इसके बारे में डिस्कशन भी है। तो आगे हम बात करेंगे सिरप, एलिक्जर्स, लिंक्टस, ड्राप, बाईफेजिक डोजेज फॉर्म, इमल्सन, सस्पेंशन एंड अदर गैसेस, इनहेलर एंड एरोसोल्स। तो ये सारे हो गए ड्रग डोजेज फॉर्म। ड्रग डोजेज फॉर्म कौन कौन सी, ये जस्ट इंट्रो पार्ट है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम एक्सटर्नली कुछ चीज़ें एक्सटर्नली एडमिनिस्टर करते हैं, कुछ इंटरनली एडमिनिस्टर करते हैं। तो एक्सटर्नल में कौन कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। This route is the best for the drug administration unless any specific advantages desired associated with the other delivery route। ये एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन या एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ट रूट होता है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि इंटरनली अभी आप उसका डिसएडवांटेज भी देखेंगे। तो चलिए इसमें डिस्कस करते हैं ओरल रूट। इन दिस रूट द एडमिनिस्टर्ड ड्रग आइदर लिक्विड और द सॉलिड प्रिपरेशन इन द प्लेस्ड इन द माउथ कैविटी in swallowed along with the drinks such as the water, milk, etc। तो इसमें ओरल रूट सबसे पहला क्या है, ओरल रूट है। ओरल रूट में हम क्या लेते हैं, या तो लिक्विड प्रिपरेशन होगी या सॉलिड प्रिपरेशन होगी, उसको हम क्या करते हैं माउथ में प्लेस करते हैं। उसके बाद या तो वाटर के थ्रू या तो मिल्क के थ्रू उसको क्या करते हैं, एडमिनिस्टर्ड करते हैं। ये हो गया ओरल रूट। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा, तो आप लोग जनरली लिख सकते हो। एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज ये हो गया कि मोस्ट ऑफ द मेडिकल प्रिपरेशन आर द कंज्यूम्ड ओरली। तो मोस्ट ऑफ द जो मेडिकल प्रिपरेशन है वो किस में आ गई है, ओरली। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि बहुत सारी जो प्रिपरेशन है वो ओरली हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो इजी हो गया है, सब कुछ बनाने में इजी हो गया क्योंकि इजीली बन भी जाता है ये। इकोनॉमिकली चांस ऑफ द एक्यूट ड्रग रिएक्शन, और अगर इकोनॉमिकली चांस ऑफ द एक्यूट ड्रग, यानी कि जो ड्रग रिएक्शन होता है इसका थोड़ा मॉडरेट होता है, तो इसलिए भी इसको एडवांटेज में कंसिडर। वेरी कन्वीनियंट फॉर चिल्ड्रेन एंड एज्ड पीपुल, और बच्चों के लिए कन्वीनियंट फॉर चिल्ड्रेन एंड एज्ड पीपुल, और बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा ही यूजफुल होता है। क्यों, क्योंकि बच्चे जो है टैबलेट अगर नहीं ले सकते तो सिरप है, वो भी माउथ ओरली होता है तो उसको दे सकते हैं। इंजेक्शन अब बार बार लगा नहीं सकते, ऐसे ही बूढ़े लोगों को या एजेड पर्सन को भी आप दे सकते हो बाय द अर्ली प्रिपरेशन। तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। डिसएडवांटेज अगर देखा जाए तो समटाइम्स इनएफिशिएंट फॉर द पेशेंट। बहुत बार क्या होता है पेशेंट के लिए
मतलब सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि टेबलेट स्वेलिंग या कैप्सूल स्वेलिंग में बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी होती है, कई बार होता है गले में फंस जाती है दवा, तो ये सारी चीज़ें बहुत बार होती है, तो उनके लिए क्या है सुटेबल नहीं होता है। इरिटेशन टू द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, और जो टैबलेट वगैरह होती है ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा के साथ बहुत ज़्यादा ही रिएक्ट करती है, ठीक है, और इरिटेशन कॉज करती है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक या बोल सकते हैं डिसएडवांटेज है। कैन कॉज नोजिया एंड वोमिटिंग, हम जाहिर सी बात है अगर ड्रग आप खा रहे हो तो अगर उसका जो केमिकल नेचर है अगर ज़्यादा ही तीखा है या डिस्टेस्टफुल है तो वो हमें नोजिया वोमिटिंग कॉज कर सकता है। तो ये सारे इसके क्या हो गए डिसएडवांटेज हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेक्टल रूट। सपोजिटरी एनिमा आर ड्रग डेट आर द प्लेस्ड इन द रेक्टल रूट। तो सपोजिटरी और एनिमा जो होती है इस टाइप की ड्रग होती है वो रेक्टल रूट के द्वारा क्या की जाती है इंसर्ट कराई जाती है, यानी रेक्टल इंसर्ट की कराई जाती है और उसका वहाँ पे ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसका इफेक्ट शो करता है। इसका एडवांटेज क्या है, यूजफुल इन चिल्ड्रेन एंड एडल्ट, चिल्ड्रेन और एडल्ट, चिल्ड्रेन में बहुत ज़्यादा ही इसका यूज करते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मीन्स दवा को सस्पेंशन के रूप में टैबलेट के रूप में लेना पसंद नहीं करते हैं, और कई बार तो ऐसी कंडीशंस बच्चों में ज़्यादा आ जाती है कि रेक्टल सपोजिटरी देना ही पड़ता है, तो कॉन्स्टिपेशन का हो सकता है तो इसके लिए देना पड़ता है। और एडल्ट में भी ऐसा होता है क्योंकि एडल्ट्स में मेनली ओल्ड एज में क्या होता है, ओल्ड एज में आप फीकल मैटर को आप इजीली पास नहीं कर, मीन्स ओल्ड एज वाले फीकल मैटर को इजीली पास नहीं कर पाते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा फोर्स भी लगाना पड़ता है और उतना वो प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाते, इसलिए वहाँ पे भी सपोजिटरी या एनिमा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो नाउअडे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे, अगर देखा जाए अगर आप सर्वे करोगे तो आपको ज़्यादातर केस में पता चलेगा कि ये सारे जो रोग हैं जो रेक्टल सपोजिटरी और एनिमा से रिलेटेड यानी कि कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जो डिजीज हैं बहुत सारी फैल गई हैं और बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है। तो नेक्स्ट अगर बात करें यूज इन द केस ऑफ द वोमिटिंग, अगर आप वोमिटिंग ज़्यादा हो जाती है मीन्स अगर आप टैबलेट या सिरप लेते हो वोमिटिंग हो जाती है तो उस दौरान भी आप सपोजिटरी या एनिमा का यूज कर सकते हो। हायर कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग प्रॉपर्टी अचीव्ड, यानी कि इससे हम कंसंट्रेशन जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो मेंटेन कर सकते हैं और हाई कंसंट्रेट ड्रग को भी हम यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेक्टल म्यूकोसा कैन अकर, यहाँ पे क्या करता है ये ड्रग कभी कभी क्या कर सकती है रेक्टल जो म्यूकोसा है उसके साथ क्या कर सकती है रिएक्ट करके इरिटेशन कॉज करने लगती है और इन्फ्लेमेशन कॉज कर जाती है, इसलिए इसका ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। एब्जॉर्प्शन इज स्लो ऑफ दिस रूट एंड द रेटिका, यानी इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ से स्लो होता है, म्यूकोसल जो मेम्ब्रेन है वहाँ से स्लो होता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो आप जनरल चीज़ें अगर आप जानते हो माइंड में है कि इसका यूज कैसे होता है तो आप वहाँ से आप लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर आपको पता है रेक्टल रूट्स के द्वारा लिखना है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो इरिटेशन एंड स्लो एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो ईजिली। नेक्स्ट बात करेंगे सबलिंगुअल या बक्कल रूट। सबलिंगुअल द डोजेज फॉर्म इज द प्लेस्ड अंडर द टंग एंड अलाउ द डिजोल्व इन द माउथ कैविटी। तो बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं वो सबलिंगुअली दी जाती है, यानी कि बिलो द टंग आपको रखनी होती है, वहाँ पे ड्रग डिजोल्व हो जाती है और जो वहाँ पे म्यूकोसल मेम्ब्रेन है यानी सबलिंगुअल म्यूकोसा है उसके थ्रू ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है। तो बहुत सारे केसेस में हमने इमरजेंसी केसेस में देखा होगा आपने कि हार्ट डिजीज वाले को टैबलेट सर्बिट्रेट टैबलेट्स आती है जो कि आप सबलिंगुअली रखते हैं जो कि डिजोल्व होकर वहाँ पे डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाती है और तो रैपिड इफेक्ट शो करती है, इसके वजह से हम सबलिंगुअल और बक्कल रूट के लिए भी प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट बक्कल रूट, इन बक्कल रूट ड्रग केप्ट विद इन द माउथ अराउंड द चिक एंड बक्कल कैविटी विद द इन डिसइंटीग्रेट एंड गेट एब्जॉर्ब। और बक्कल में क्या होता है जो चिक के पास हम क्या करते हैं ड्रग को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना खैनी को जैसे लोग क्या करते हैं खाते हैं तो उसको बिलो द गम एंड लिप रखते हैं, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं ड्रग को चीक और गम के बीच में उसको क्या करते हैं अटैच कर देते हैं, वहाँ पे प्लेस कर देते हैं, वहाँ से वो क्या होती है ड्रग डिजोल्व हो जाती है, डिजोल्व होने के बाद वहाँ पे म्यूकोसा के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब होकर अपना ड्रग एक्शन शो करने लगती है। तो इसमें एडवांटेज क्या होता है और इसके डिसएडवांटेज क्या है वो भी हम देखते हैं। एडवांटेज क्या होगा, रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, क्योंकि डायरेक्ट म्यूकोसा के थ्रू हो रहा है डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ड्रग डू नॉट अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसमें जो ड्रग होती है ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मीन्स क्या होता है
मेनली आप इंट्रोडक्शन पर जान लीजिए। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ये होता है कि सबसे पहले आप ड्रग लिया, ड्रग जो गया लीवर के पास गया, लीवर के पास मॉडिफाई होके या वहाँ से ट्रांसफर होके अदर ऑर्गन या अदर पार्ट पे पास पहुंचा, उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट पास मैकेनिज्म, यानी कि फर्स्ट जगह से होने के बाद ही जाएगा। जैसे समझ लीजिए एक तरह से वो स्टॉपेज है, तो इस दौरान स्टॉपेज नहीं आता है, यानी कि फर्स्ट पास मैकेनिज्म इसमें नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू बेस पे बहुत बार क्वेश्चन इससे आया हुआ है और आएगा भी, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। फर्स्ट पास मैकेनिज्म, पोर्टल सर्कुलेशन इज बाईपास्ड, पोर्टल सर्कुलेशन बाईपास यानी पोर्टल सर्कुलेशन में भी जाने की जरूरत नहीं होती है, बाईपास से निकल जाता है। मेंटेन ड्रग स्टेबिलिटी, और ड्रग की स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहती है। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हार्ट जीआई इन्वायरमेंट, मीन्स जीआई इन्वायरमेंट, जब हमने ड्रग लिया म्यूकोसल से तो डायरेक्ट म्यूकोसा से सिक्रीट होते हुए वो ब्लड में पहुंच गई, तो हमारे जीआई में कोई दिक्कत होता ही नहीं है, जीआई इन्वायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई यानी कॉजेटिव फैक्टर या कोई भी इरिटेशन कुछ भी नहीं होता है। इसलिए इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है, लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन के चांस जो होते हैं वो कम होते हैं। डिसएडवांटेज, ओनली स्मॉल डोज कैन टेकन, इसमें क्या होता है ओनली स्मॉल डोज ही आप ले सकते हो, लार्ज अमाउंट में आप ड्रग को बिलो द टंग और साइड ऑफ द चीक आप उसको नहीं उसको कर सकते हो, मीन्स अचीव नहीं कर सकते, उसको प्लेस नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे स्मॉल डोजेज को ही टेकन किया जा सकता है। सम टाइम कंप्लीट ड्रग इज नॉट एब्जॉर्ब, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंप्लीट ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होती है, कभी कभी आपने ड्रग लिया और उसका प्लेस किया तो कुछ ड्रग एब्जॉर्ब हुई, कुछ ड्रग एब्जॉर्ब भी नहीं हुई, तो ऐसा कभी कभी होता है। और नो इफेक्टिव इन इमरजेंसी, नो इफेक्टिव, कभी कभी नो इफेक्टिव, कभी कभी तो इमरजेंसी, नो इफेक्टिव इमरजेंसी कहने का मतलब ये हुआ ये ओवरऑल सही नहीं है। ओवरऑल इसको कैसे, जैसे आपने देखा होगा विटामिन सी का जो टैबलेट है च्यूएबल टैबलेट्स होता है, तो अगर आप तुरंत खाते हो तो तुरंत तो उसका एक्शन तो नहीं है, इमरजेंसी का इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद इफेक्टिव होता है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ऐसे ही सम ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जो कि तुरंत इमरजेंसी के दौरान इफेक्ट शो नहीं कर इतना ईजिली इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, ड्रग कुड नॉट एडमिनिस्टर ड्यूरिंग द एमएसिस, तो ड्यूरिंग अगर आपको एमएसिस की कंडीशन है, ड्यूरिंग अगर आप वोमिटिंग हो रही है तो आप उस दौरान ऐसी ड्रग को आप कंसीडर नहीं कर सकते, ऐसी ड्रग को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ द ड्रग, कभी कभी अनप्लीजेंट आपके अकॉर्डिंग, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्रग का टेस्ट नहीं होता है, इसलिए भी इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। देन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, द रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन द इंटरनल रूट कम्स अंडर द पेरेंटल रूट, यानी कि जो हमने एक्सटर्नली रूट लिया, इंटरनल रूट लिया, मीन्स जो माउथ के द्वारा या एक्सटर्नल रूट के द्वारा जितनी भी ड्रग ली, उसके अलावा जो भी ड्रग ले रहे हैं हम उसको पेरेंटल रूट पे बोलेंगे। पेरेंटल एडमिशन इज इंजेक्शन और इन्फ्यूजन बाय मीन्स नीडल कैथेटर इंसर्टेड इन द बॉडी, तो पेरेंटल रूट में हम क्या मेनली यूज करते हैं, नीडल इंजेक्शन कैथेटर का यूज करते हैं, और उसके थ्रू हम ड्रग को एडमिनिस्टर कराते हैं ह्यूमन बॉडी या एनी लिविंग बॉडी के अंतर्गत। इंट्रावेनस आईवी रूट, इसमें क्या है आईवी रूट, तो आईवी इज द रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन विच द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द वेन। इंजेक्शन आर प्रेफर्ड फॉर ओरली अनअब्जॉर्ब्ड ड्रग लाइक द एट्राक्यूरियम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, तो आईवी ड्रग होता है, आईवी ड्रग जो होता है वो उसमें क्या करते हैं, हम ड्रग को वेंस के थ्रू बॉडी में एडमिनिस्टर कराते हैं, और ये किसके लिए होता है, तो जो हम ड्रग टैबलेट जो ड्रग हम टैबलेट के फॉर्म ले रहे हैं और वो हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, उस ड्रग को हम क्या आईवी इंजेक्शन या आईवी फ्लूइड्स के थ्रू लेते हैं। जैसे एग्जांपल है एट्राक्यूरियम, जो कि इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता है हमारी बॉडी में, और ये एक तरह से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होता है, तो इसको हम आईवी के थ्रू लेते हैं। आईवी रूट सो रैपिड अफेक्ट द मेंटेन लेवल ऑफ द ड्रग सर्कुलेशन, और आईवी जो सर्कुलेशन डायरेक्ट हम ब्लड में दे रहे हैं तो उसका जो सर्कुलेशन होगा वो बहुत तेजी से होगा, और ड्रग अपने मेन जो इफेक्टिव एरिया है वहाँ पे बहुत जल्दी पहुँच जाती है। अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो 100% बायोअवेलेबिलिटी मिलता है, इसके साथ मीन्स जितना ड्रग आपने यूज किया है उसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन या उसका कंप्लीट मेटाबॉलिज्म हो जाता है। इट इज रूट ऑफ द सो रैपिड इफेक्ट, और रैपिड इफेक्ट शो करता है। दिस रूट इज द बेस्ट इन केस ऑफ द डायरिया एंड वोमिटिंग, अगर डायरिया या वोमिटिंग हो रही है तो डायरिया अगर आपको हो रही है तो आप ना तो रेक्टल रूट से कोई ड्रग यूज कर सकते हो, वोमिटिंग हो रही है तो ना तो ओरल रूट से आप कोई ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हो, तो उस समय एडवांटेज यही होता है कि आप आईवी फ्लूइड्स का यूज करो। टेक मेडिसिन इन द लार्ज क्वांटिटी, और लार्ज क्वांटिटी मीन्स कोई भी मेडिसिन की अगर जरूरत अगर आपको लॉन्ग डोज में है तो भी आप इसमें यूज कर सकते हो। डिसएडवांटेज, दिस रूट इज लेस सेफ देन ओरल रूट, ओरल रूट के अगर रूरल रूट के कंपैरिजन में देखा जाए तो लेस सेफ होता है,
टेक्निकली एंड ट्रेंड पर्सन रिक्वायर्ड, और इसके लिए क्या होता है, टेक्निकल और ट्रेंड पर्सन रिक्वायर्ड होता है। क्यों इसमें ओरल रूट से इसको कंपैरिजन, क्योंकि ओरल रूट में आप ओरली बाय टेकिंग वाटर मिल्क विथ अलॉन्ग विथ वाटर अलॉन्ग विथ मिल्क आप ड्रग को टेक करते हो, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको निडल के थ्रू दिया जाता है, तो निडल कहीं ना कहीं आपको डैमेज करना पड़ता है, और ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक है। कॉस्टली भी होता है, बहुत बार कॉस्टली भी होता है। इनकन्वीनियंट एंड पेनफुल कॉजिंग इरिटेशन, सेल्यूलाइटिस एंड द थ्रोम्बोफ्लेबिटिस। तो मीन्स इरिटेशन, कई बार तो ये इरिटेशन कॉज करना, जैसे कभी बार क्या होता है, कहीं पे इंजेक्शन लगाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शंस लगाते हैं, तो कभी कभी इरिटेशन होने लगता है या वहाँ पे पेन होने लगता है, तो ये सारी चीज़ें इसके क्या हैं, डिसएडवांटेज हैं। नेक्स्ट बात करें इंट्रामस्क्यूलर IM, इट रूट ऑफ द ड्रग एडमिशन इनटू द मसल, इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, तो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसका भी एक्शन कुछ रैपिड ही होता है लेकिन IV से कम ही होता है। नो GIT रिलेटेड फैक्टर्स, तो इसमें भी कोई भी GI रिलेटेड कोई भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। माइल्ड इरिटेंट्स कैन बी मेटाबॉलिज्म, और माइल्ड इरिटेट कैन बी मेटाबॉलिज्म, जो माइल्ड इरिटेशन कॉज करने वाली चीज़ें भी होती हैं, तो वो भी क्या होती है, मेटाबोलाइज्ड हो जाती है, वो इजीली मेटाबोलाइज हो जाती है, और इरिटेशन का नहीं, तो मीन्स इरिटेशन का जो चांस होता है वो थोड़ा लो हो जाता है, कम हो जाता है। द एब्जॉर्प्शन इज द रीजनेबली यूनिफॉर्म, और जो यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन होता है वो यूनिफॉर्मली होता है, यूनिफॉर्मली मीन्स हर जगह पे सेम ही होता है। डिसएडवांटेज ओनली 10 ml ऑफ द ड्रग इज गिवन, इसमें भी लेस क्वांटिटी ऑफ द ड्रग यूज कर सकते हैं, जबकि IV में हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्रग को यूज कर सकते हैं, लेकिन IM में ऐसा नहीं होता है। लोकल पेन कॉज अपसेस एंड द इन्फेक्शन, लोकल पेन और उसमें इन्फेक्शंस होने के भी चांस ज़्यादा होते हैं। कैन कॉज नर्वस डैमेज, और बहुत बार ये क्या होता है, नर्वस को डैमेज कर देता है। जैसे क्या होता है, आप मस्कुलरी देते हो तो मस्कुलर मसल्स है, मसल्स में नर्व्स की सप्लाई भी होती है, तो अगर आप मस्कुलरली आप इंजेक्शन दोगे तो हो सकता है कि वो नर्व्स है वो भी डैमेज हो सकती है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। इसमें एक आप डिसएडवांटेज ऐड कर सकते हो कि इसमें भी पर्सन को पेनफुल या एनी टाइप ऑफ इंजरी देनी पड़ती है, इंजरी होती है, इसलिए ये भी एक इस टाइप का एक डिसएडवांटेज है इसका। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबक्यूटेनियस, द रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग गिवन अंडर द स्किन, हार्मोनल ड्रग, बहुत सारे हार्मोनल ड्रग्स होती हैं जिसका हम एडमिनिस्ट्रेशन किसके थ्रू करते हैं, तो सबक्यूटेनियस के थ्रू। अब सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है, इंसुलिन। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर को इंसुलिन लगाते हुए, और बहुत सारे लोग तो सेल्फ इंसुलिन लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें सबक्यूटेनियसली उसको अप्लाई किया जाता है। इसका एडवांटेज क्या होता है, कैन बी इजिली सेल्फ एडमिनिस्ट्रिंग बाय द पेशेंट, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये इजिली सेल्फ पेशेंट द्वारा एडमिनिस्टर कर लिया जाता है। मीन्स सेल्फ पर्सन द्वारा इसको क्या किया जाता है, किसी भी अदर पर्सन की जरूरत नहीं होती, सेल्फ ही आप इसको एडमिनिस्टर करा लेते हो। कंप्लीट बट स्लो एब्जॉर्प्शन, जो इसका एब्जॉर्प्शन है वो स्लो होता है इन कंपैरिजन टू IV एंड IM। देन लो रिस्क ऑफ द सिस्टमेटिक इन्फेक्शंस, और जो सिस्टमेटिक इन्फेक्शंस का कारण होता है वो कम होता है, क्योंकि सबक्यूटेनियस लेयर होती है, वो आप समझ सकते हो मसल्स के ऊपर सबक्यूटेनियस लेयर होती है, तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा चांस नहीं होता है कि ब्लड कैपिलरी के साथ या सिस्टेमिक सर्कुलेशन के साथ डायरेक्ट मिले और वो उसमें इरिटेशन कॉज करे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। डिसएडवांटेज, मैक्सिमम 2 ml ऑफ द ड्रग में बी इंजेक्टेड, तो इसमें भी क्या होता है, जो ड्रग की क्वांटिटी है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हम यूज करते हैं, अराउंड 2 ml ऑफ द ड्रग यूज किया जाता है। लेस पेनफुल देन द IM एंड IV रूट, और IM और IV के अलावा ये लेस पेनफुल होता है, बट इसमें भी तो इंजरी होती ही है, लेकिन उनसे ये लेस पेनफुल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेनली ज़्यादा ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है ना, सबक्यूटेनियस होता है तो यहाँ पे ज़्यादा ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसकी वजह से ये लेस पेनफुल होता है। इरिटेंट ड्रग कॉज द टिश्यू डैमेज, और बहुत सा बार इरिटेशन भी कॉज कर सकता है, जिससे क्या होता है, टिश्यू डैमेज होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे इंट्रा आर्टेरियल रूट, this route of the drug administration, the drug are given into the arteries, vasodilator, anti-cancer drug are given by the skin route। इंट्रा आर्टेरियल बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो कि हमें आर्टरी में इंसर्ट करानी पे, आर्टरी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन कराना होता है, जैसे वैसोडाइलेटर, एंटी कैंसर ड्रग एटसेट्रा। इसका एडवांटेज क्या है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसमें भी जो एक्शन ऑफ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन मिलता है हमें। नो GI रिलेटेड फैक्टर, और GI से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होती है। माइल्ड इरिटेंट कैन बी मेटाबोलाइज, और जो माइल्ड इरिटेंट अगर मान लो ड्रग में कोई भी माइल्ड इरिटेंट वगैरह है तो वो भी डायरेक्टली मेटाबोलाइज हो जाता है वहाँ पे। द एब्जॉर्प्शन इज द रीजनेबली इन्फॉर्म, और इसका भी जो
एब्जॉर्प्शन होता है वो इनफॉर्मली होता है। डिसएडवांटेज, ओनली 10 ml ऑफ द ड्रग इज गिवन, इसमें भी लेस अमाउंट ऑफ द ड्रग क्वांटिटी को ही यूज किया जाता है। लोकल पेन काज अपसेस एंड द इन्फेक्शन, लोकल पेन भी होता है और कभी कभी इन्फेक्शन कॉज कहा जाता है। कैन कॉज नर्वस डैमेज, और ये भी नर्वस डैमेज का कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी आर्टरियल होती हैं वो डीपली सिचुएटेड होती है हमारी बॉडी में। अगर आप उसको इंसर्ट नीडल को इंसर्ट कराओगे तो बीच में नर्व्स भी आती हैं और मे बी नर्व्स भी डैमेज हो सकती हैं, इसलिए इसका डिसएडवांटेज कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, इनहेलेशन। इन केस ऑफ द इनहेलेशन रूट ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड आइदर एज एरोसॉल सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो इसमें हम इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स के फॉर्म में हम इसको क्या करते हैं, ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर अस्थमा या अदर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर से इफेक्टेड पेशेंट्स जो होते हैं वो इनहेलेशंस के द्वारा ही ड्रग को लेते हैं। जैसे आप लोगों ने जनरली अस्थालिन इनहेलर्स, ये सारी चीज़ें होती है, अस्थालिन, एरोकाल्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं इनहेलर के रूप में। उसको हम ड्रग को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं विन द फॉर्म ऑफ द वेपर, जो कि डायरेक्ट और रैपिड एक्शन शो करता है, जिससे जो भी ड्रग एक्शन शो करना होता है वो करता है। नेक्स्ट, ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये तो पहला क्या था, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम चलेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो एब्जॉर्प्शन इज मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम इट्स साइड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन। नहीं, एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम इट्स साइड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन। ड्रग एब्जॉर्प्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, जब ड्रग को हमने एडमिनिस्टर किया तो उसके बाद अब ड्रग का क्या होना है, एब्जॉर्प्शन होगा। Not only the fraction of the administration dose that get absorbed but also the rate of the absorption is important। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन ही नहीं, ड्रग एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में बस एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का, तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें रेट भी देखना होता है। अब कोई हम ड्रग बना रहे हैं तो ड्रग एब्जॉर्ब होगी हमारी बॉडी में, लेकिन अगर हमने आज ड्रग को खाया है और वो कल जाके एब्जॉर्ब होगी तो क्या हमें मतलब, कोई मीन्स नहीं है इसका कोई मीन्स नहीं है। इसलिए उसका रेट भी देखना पड़ता है कि वो ड्रग एब्जॉर्ब जो हो रही है वो कितने टाइम में हो रही है और कब हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, ओरल एब्जॉर्प्शन, सबक्यूटेनियस एंड द इंट्रामस्कुलर एब्जॉर्प्शन, टॉपिकल साइट, स्किन, कॉर्निया, म्यूकोसल मेम्ब्रेन एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट, अगर हम बात करें फैक्टर इफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आपने किस रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर किया है, इस पे डिपेंड करेगा कि आपका ड्रग एब्जॉर्प्शन कैसा होगा। अगर मान लो आपने ओरल रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर किया है तो वो जीआईटी में जाएगी। जीआईटी के बाद वहाँ पे क्या होगी, जीआईटी के बाद वहाँ पे डाइजेशन होने के बाद और लीवर से पास होते हुए उसका एब्जॉर्प्शन वगैरह, इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होने वाला है। रूट इज द ओन पेक्युलिटी। जबकि आपने लिया अगर आईवी रूट से तो डायरेक्ट ब्लड में ही आपने ड्रग को एडमिनिस्टर कर दिया तो वहां से भी उसका रैपिड एक्शन शो करेगा। तो एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा, रूट पे डिपेंड करेगा। और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किस पे होगा, तो एब्जॉर्प्शन तो नहीं कह सकते, बायो अवेलेबिलिटी किस में सबसे ज़्यादा होती है, आईवी में मिलती है। देन एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन सरफेस, अब एरिया है कौन सी, किस एरिया पे आपने ड्रग को एडमिनिस्टर कराया है इस पे भी डिपेंड करेगा। लार्ज इन सरफेस एरिया फैक्टरी इज एब्जॉर्प्शन, अगर किसी लार्ज एरिया पे आप ड्रग को इंसर्ट कराते हो, जैसे आप मान लो कि मस्कुलर एरिया है, कोई भी मस्कुलर इंजेक्शन लगा रहे हो, अगर एरिया वहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे ड्रग इजीली स्प्रेड हो जाएगी, चारों तरफ स्प्रेड हो जाएगी और तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगी। जबकि अगर आप छोटी एरिया में आप ड्रग को लगाते हो तो वहीं पे ड्रग इकट्ठा हो जाएगी, मीन्स और फर्दर उसके एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम लगेगा। तो ये एरिया पे भी डिपेंड करता है। एक्वस सॉल्युबिलिटी, और ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है। अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल होता है तो लिपिड के साथ जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, अगर वाटर सॉल्युबल है तो वाटर के साथ जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा। मीन्स ड्रग दो नेचर किया गया, तो लिपिड सॉल्युबिलिटी या तो प्रोटीन सॉल्युबिलिटी। तो अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी तो लिपिड के साथ वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर वो एक्वस या लिक्विड यानी कि प्रोटीनियस सब्सटेंस सॉल्युबिलिटी होगी तो प्रोटीन या वाटर के साथ सॉल्युबल होकर हमारी बॉडी में जल्दी एक्शन शो कर देगी और जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन, पैसिव डिफ्यूजन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ड्रग गिवेंस
एज कंसनट्रेट सोल्यूशन इज एब्जॉर्ब फास्टर देन द फ्रॉम द डाइल्यूट सोल्यूशन। तो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर और हम जानते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से एब्जॉर्प्शन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो ब्लड में हमेशा जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, लोअर ही होगा। तो अगर हम कोई ड्रग देते हैं तो वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण जो ड्रग है इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो अगर हायर कंसंट्रेशन वाली ड्रग होगी तो जल्दी एब्जॉर्ब होगी, और लोअर कंसंट्रेशन वाली ड्रग होगी तो डिले होगा, थोड़ा उसमें डिले एब्जॉर्प्शन होगा। वेस्क्युलरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस, और जो भी हमारा ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है वो मेनली सरफेस पे डिपेंड करेगी कि कौन सी किस टाइप की सरफेस है। वो सरफेस जो है वो इजीली एब्जॉर्ब, अगर पोरस सरफेस है तो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी, अगर नॉन पोरस सरफेस है तो नहीं एब्जॉर्ब होगी। अगर परमेबिलिटी ज़्यादा है तो जल्दी एब्जॉर्ब होगी, परमेबिलिटी कम है तो एब्जॉर्ब नहीं होगी। बिटवीन जंक्शन, कौन कौन सा जंक्शन पाया जा रहा है सेल के बीच में, इस पे भी डिपेंड करेगा। टाइट जंक्शन है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, अगर गैप जंक्शन है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन रिमूव द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सरफेस। तो इंक्रीज ब्लड फ्लो हास्टन ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड इन हास्टन ड्राइंग ऑफ द क्लॉथ। मीन्स इंक्रीज ब्लड फ्लो, जैसे आपका इंक्रीज फ्लो ज़्यादा फ्लो ऑफ द ब्लड ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार बायोअवेलेबिलिटी के बारे में पूछ लिया जाता है, बायोअवेलेबिलिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग फ्रॉम अ डोजेज फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेड बाय एनी रूट एज डिटरमाइंड बाय द कंसंट्रेशन टाइम कर्व इन द ब्लड और बाय इट्स एक्सक्रीशन। तो बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, बायोअवेलेबिलिटी मेनली डोजेज फॉर्म के एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करती है, कितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है उस पर डिपेंड करती है। अब आपने जिस रूट से एडमिनिस्टर किया है उस पर भी डिपेंड करेगी कितना बायो अवेलेबिलिटी होगी। तो इसमें इसको कैसे हम दर्शाते हैं, कंसंट्रेशन टाइम कर्व। कंसंट्रेशन टाइम कर्व, कंसंट्रेशन ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है और कितने टाइम में एब्जॉर्ब हुई है, ये जब इसका कर्व हम डिजाइन करते हैं तब हमें पता चलता है कि इस ड्रग की कितनी बायो अवेलेबिलिटी है। या बाय इट्स एक्सक्रीशन, या एक्सक्रीशन को आप डायरेक्ट देख लीजिए कि कितने टाइम में ड्रग का एक्सक्रीशन होता है उस पे भी। अगर जल्दी एक्सक्रीशन हो जाता है मीन्स ड्रग का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया और ड्रग इजीली एक्सक्रीट हो गई, तो इस पे भी डिपेंड करता है बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, आगे अब बायोअवेलेबिलिटी के बारे में बहुत सारा एक पर्टिकुलर चैप्टर है, उसमें बायोअवेलेबिलिटी के बारे में आपको जानना है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोअवेलेबिलिटी का और रूट्स की बायोअवेलेबिलिटी भी हमें डिस्कस करनी है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग इंजेक्शन आईवी इज 100% बट इन फ्रिक्वेंटली लोअर आफ्टर ओरल इंजेक्शन। बायोअवेलेबिलिटी का जो ड्रग में जो इंजेक्शन होता है आईवी के थ्रू अगर देते हैं तो आपको 100% बायोअवेलेबिलिटी मिलती है। द ड्रग में बी इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड। The absorbed drug may undergo first pass metabolism in the intestinal wall and liver are excreted in the bile। अगर ऐसी कुछ कंडीशन होती है तो बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, बायोअवेलेबिलिटी कम होने का चांस कहाँ पे होता है, बायोअवेलेबिलिटी कम चांस क्यों होता है, जैसे हमने कहा कि ओरल इनहेलेशन या ओरल रूट, यहाँ पे इंजेक्शन नहीं ओरल रूट होगा, ओरल रूट के लिए लिया हमने तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होती है, आईबी के थ्रू 100%, जबकि ओरल के लिए कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि ड्रग में भी इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब, तो जो ड्रग है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होती है, इसके कारण उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी होती है, कम होती है। देन एब्जॉर्ब ड्रग में बी अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द इंटेस्टाइनल वॉल, लीवर आर बी एक्सक्रीटेड इन द बाइल। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर गुजरना पड़ता है, यानी डायरेक्ट लीवर से होते हुए गुजरना पड़ता है, तो उसके बाद भी उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा 100% बायोअवेलेबिलिटी किसमें होती है, आईबी में होती है, और ओरल रूट में उसकी कम होती है। दो रीजन आपको, इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन और उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट आगे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी। फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल फैक्टर। इट इज एक्सपेक्टेड दैट बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग टू बी इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे इसमें आप तो फैक्टर क्या है, अगर कोई ड्रग सोल्यूशन फॉर्म में है तो वो जल्दी बायोअवेलेबिलिटी, सोल्यूशन फॉर्म में होता है मीन्स द होमोजीनियस फॉर्म है, और होमोजीनियस फॉर्म की जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो ईजिली हो जाती है। सोल्यूशन है सिंगल फेज में है तो उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा। सस्पेंशन है, सस्पेंशन में आप लोगों को पता होगा बाइफेजिक नेचर होता है सस्पेंशन का, सस्पेंशन बाइफेजिक होता है, तो बाइफेजिक होने के कारण उसमें डबल एब्जॉर्प्शन की चांस होते हैं, तो इसलिए उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है
वो डिफरेंट होता है। कैप्सूल, अगर कैप्सूल आप फर्स्ट लोगे उसके बाद से डिजोल्व होगा, डिजोल्व होने के बाद फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा तो इसमें डिले होता है और उससे ज़्यादा बायोबिलिटी नहीं मिल पाती है। टैबलेट्स में भी सेम, एंड कोटेड टैबलेट। तो ये जो ऑर्डर है ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। उसके इस इंपॉर्टेंट ऑर्डर के बेसिस पे कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। देन पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज पे भी डिपेंड करेगी बायोबिलिटी। अगर छोटा पार्टिकल होगा तो इजिली वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और अपनी बायोबिलिटी 100% शो करेगी। साल्ट फॉर्म, कौन सा सॉल्ट फॉर्म करता है हमारी बॉडी में, जो भी हमारे सब्सटेंसेस हैं उसके साथ मिलके कौन सा केमिकल रिएक्शंस करता है, इस पे भी डिपेंड करेगी बायो अवेलेबिलिटी। क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म या सॉल्ट फॉर्म दोनों सेम ही है। नेचुरल एक्सिपिएंट, नेचुरली एक्सिपिएंट, और हमारे जो हमने नेचुरल कुछ भी हमने नेचुरल एक्सिपिएंट लिया है उसके साथ वो रिएक्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करेगी बायोबिलिटी पे। और पार्टीशियन कोएफिशिएंट, ये एक फार्माकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल टर्म्स है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल फैक्टर। फार्माकोलॉजिकल फैक्टर में स्टमक पीएच, अगर मान लीजिए एसिडिक पीएच, अगर पीएच एसिडिक पीएच की होगी तो जल्दी इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो इसलिए वहाँ पे स्टमक पीएच पे भी डिपेंड करेगी। पीएच अगर अगर सेम पीएच होगा तो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी, अगर डिफरेंट डिफरेंट पीएच होगी तो डिफरेंट, क्योंकि बहुत सारी ड्रग होती हैं सेम पीएच पे ही वर्क करती हैं, तो इसलिए वो पीएच पे भी डिपेंड करेगी। जीआई ब्लड फ्लो और गैस्ट्रिक में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि अगर उसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, लेस होगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। इंजाइम, और इंजाइम कौन कौन से इंजाइम इन्वॉल्व हैं हमारे ड्रग के रिस्पॉन्स के लिए। अगर हमने कोई ड्रग लिया तो वो ड्रग अपने पर्टिकुलर इंजाइम क्या होता है, रिसेप्टर्स आर इंजाइम्स ओवरऑल, सम फ्यू एक्सेप्शन है, लेकिन सभी जो इंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। तो वो प्रोटीन होने के कारण इंजाइम रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स पे किस प्रकार से बाइंड हो रही है और वो रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ सिचुएटेड है इस पे भी डिपेंड करेगा। इंडोजीनियस एंड बैक्टीरियल, कोई बैक्टीरियल है इंडोजीनियस, कोई रीजन तो नहीं है, उसकी वजह से बायोबिलिटी कम हो सकती है। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, और ड्रग ड्रग का इंटरेक्शन मीन्स हम अगर कॉम्बिनेशन टाइप आपका ड्रग लेते हैं तब पर भी क्या होता है, बायोबिलिटी कम हो जाती है। कभी कभी क्या होता है एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ चिलेशन बना लेता है तो वहाँ पे भी या रिंग बना लेता है तो वहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन कर सकता है। जैसे आप लोगों को पता होगा टेट्रासाइक्लिन के साथ कैल्शियम टैबलेट अवॉइड है, इसलिए अवॉइड की जाती है क्योंकि उसमें क्या होता है चिलेशन फॉर्मेशन हो जाता है, तो वहाँ पे बायोबिलिटी जो होती है टेट्रासाइक्लिन की वो घट जाती है, तो इसलिए उसको अवॉइड किया जाता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अगर कोई ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होते हुए जाएगी तो उसकी बायोबिलिटी घटेगी, उसकी बायोबिलिटी पक्का घट जाएगी। सी रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे अगर बात करें किस रूट से आपने लिया, अगर पेरेंटल रूट आपने लिया है तो उसकी बायोबिलिटी 100% होगी। उसके बाद ओरल रूट, रेक्टल रूट और टॉपिकल रूट, ये भी ऑर्डर आप ले लिए इंपॉर्टेंट है। पेरेंटल रूट की जो बायोबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ओरल रूट, देन रेक्टल एंड देन टॉपिकल। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। Then drug distribution, a drug has gained access to the blood stream, it get distributed to other tissues that initially has no drug concentration gradient being in the direction of the plasma to the tissue। तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, क्योंकि अगर मान लो हमने ड्रग लिया और ड्रग हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई, अब ब्लड में बस एब्जॉर्ब होने से मतलब नहीं, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, यानी कि उसको पर्टिकुलर एरिया पे पहुंचना। अगर मान लो हमारे पैरों में अगर पेन है तो ड्रग को पैर के पास पहुंचना पड़ेगा, ड्रग के जो केमिकल्स है उसको पैर के पास पहुंचना पड़ेगा, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब वह प्लाज्मा, जिधर प्लाज्मा का डायरेक्शन होता है, यानी कि प्लाज्मा से मेनली ड्रग क्या होती है, प्लाज्मा बाइंडिंग होती है, प्लाज्मा से बाइंडिंग होती है और प्लाज्मा से बाइंडिंग होते हुए ही वो टिश्यू के पास पहुंचती हैं। तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। मूवमेंट ऑफ ड्रग प्रोसीड अंटिल द इक्विलिब्रियम बिटवीन द अनबाउंड ड्रग इन द प्लाज्मा एंड द टिश्यू फ्लूइड। ये तब तक होता रहता है, यानी कि जो मूवमेंट ऑफ द ड्रग का मूवमेंट होता है वो तब तक होता रहता है जब तक कि जो अनबाउंड ड्रग यानी कि जो प्लाज्मा में ड्रग प्रेजेंट है वो टिश्यू ड्रग के लेवल का दोनों के बीच का जो लेवल है वो जब तक बराबर नहीं हो जाता तब तक ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विलिब्रियम मीन्स मूवमेंट जो होता है वो चलता रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहता है। जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन और जब तक कि टिश्यू कंसंट्रेशन, जैसे मान लीजिए प्लाज्मा फ्लो कर रहा है और टिश्यू में ड्रग नहीं है, तो प्लाज्मा में तो ड्रग है तो प्लाज्मा से ड्रग टिश्यू में जाएगी और वो फ्लो तब तक चलता ही रहेगा जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। आप लोगों को पता है कि प्लाज्मा में
कंसंट्रेशन ड्रग का ज़्यादा होगा, टिश्यू में कम होगा। तो प्लाज्मा से टिश्यू में ड्रग का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, जब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के बीच में बराबरी ना हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। उसका एक उसको निकालने का एक फार्मूला है V को कंसिडर करते हैं अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज इक्वल टू डोज एडमिनिस्ट्रेशन बाय द IV अपॉन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे कई बार क्वेश्चन आया है कि अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो डिफाइन मीन्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन आपको वैल्यू दे देगा, आपको प्लाज्मा कंसंट्रेशन को डिफाइन करना रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, pursuing that the body behaves as a single homogeneous compartment with the volume V into the drug get immediately and uniformly distributed. Then अगर आपकी बॉडी होमोजीनियसली, अगर आपकी बॉडी में होमोजीनियसली कंपार्टमेंट है, होमोजीनियस कंपार्टमेंट बनता है, तो जो भी वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इजिली डिस्ट्रीब्यूट होगा आपकी बॉडी में और यूनिफॉर्मली एंड इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपको फार्मूला याद रखना है, V इज इक्वल टू IV एडमिनिस्ट्रेशन अपॉन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ द ड्रग। टिश्यू की परमेबिलिटी डिपेंड करता है किस पे, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पे। अगर टिश्यू की जो परमेबिलिटी अगर कम हो जाएगी तो जो हमारा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लो हो जाएगा। अगर टिश्यू की परमेबिलिटी ज़्यादा है तो जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फास्ट होगा। फर्स्ट इसमें क्या है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग लाइक मॉलिक्यूलर साइज, pKa, ऑयल इन वाटर, पार्टीशन कोएफिशिएंट। तो ये सारी चीज़ें हैं, मॉलिक्यूलर साइज, pKa मीन्स pKa मीन्स क्या आप समझना चाहते हैं, pH वैल्यू ही समझिए आपकी, एंड ऑयल इन वाटर एंड पार्टीशन कोएफिशिएंट। ये सारी चीज़ें जो होती है वो डिपेंड करती है कि ड्रग इजिली डिस्ट्रीब्यूट होगी या नहीं होगी टिश्यू में। देन फिजियोलॉजिकल बैरियर ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द ड्रग, और फिजियोलॉजिकल बैरियर मीन्स कि कौन कौन सी लेयर्स आती है। जैसे मान लो कि आप प्लाज्मा के थ्रू वो ब्लड फ्लो कर रहा है, तो उसके पहले आपको एक बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, जो भी मेम्ब्रेन्स होगी उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो वो क्रॉस जो करना पड़ रहा है वो कितनी मेम्ब्रेन है और उसकी मीन्स उसका थिकनेस कितनी है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। ऑर्गन, टिश्यू साइज एंड द परफ्यूजन रेट, और वो जहाँ पे ऑर्गन पे या टिश्यू पे जहाँ पे वो करना है उसकी साइज क्या है, उसकी एरिया क्या है। अगर टिश्यू साइज या ऑर्गन साइज एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। बाइंडिंग ऑफ द ड्रग टू द टिश्यू कंपोनेंट, और बाइंडिंग कैपेसिटी देखी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो टिश्यू बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। कई बार क्या होता है, कोई ड्रग ऐसी होती है कि आप बोलते हो ना टॉलरेंस, कोई भी ड्रग आपको टॉलरेंस कॉज कर जाती है या कोई ड्रग रेजिस्टेंस कॉज है। उसमें क्या होता है, बेसिकली उसमें यही होता है कि जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है टिश्यूज की वो रेजिस्टेंस कर जाती है। मीन्स कभी कभी एक ही टाइप की ड्रग आप खाते रहते हो तो वो बार बार एक ही बार उस पर होते होते उस पर क्या रेजिस्टेंस ही कॉज कर जाती है, इसलिए वो बार बार बाइंड नहीं हो पाती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है बाइंडिंग ऑफ द ड्रग ऑफ द टिश्यू का। बाइंडिंग ऑफ द ड्रग टू द ब्लड कंपोनेंट्स, एक तो ब्लड कंपोनेंट से आपको बाइंड करना है, बाइंडिंग द ड्रग एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट मींस द टिश्यू से। तो दोनों जगह आपको ड्रग को बाइंड कराना पड़ता है। मींस एब्जॉर्प्शन के लिए आपको ड्रग को ब्लड में जो प्लाज्मा है उसके साथ आपको इंटरेक्ट कराना पड़ेगा, और उसके बाद से एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट टिश्यू से कराना पड़ेगा। तो ये सारे इसके फैक्टर हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। देन हम बात करेंगे मिसलिनियस मीन्स और क्या क्या दिक्कतें आती है। एज के अकॉर्डिंग भी क्या होता है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है। क्यों एज के अकॉर्डिंग, अगर मान लो ओल्ड एज में देखा जाए तो जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, श्रिंक हो जाते हैं और उनकी जो एक्टिविटी हो जाती है लो हो जाती है, इसलिए वहाँ पे जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है थोड़ा लो हो जाता है। ठीक है, इन कंपेरिजन टू द एडल्ट या चाइल्ड। प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में देखा जाए तो प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत सारे दिक्कतें होती है। प्रेगनेंसी में भी जो ब्लड लेवल होता है वो बहुत, ब्लड लेवल आपको पता है ब्लड लेवल लो होता है क्योंकि फीटस को भी न्यूट्रिएंट्स जाता है और मदर को भी न्यूट्रिएंट्स जाता है, तो ब्लड लेवल लो होता है, तो इसलिए बाइंडिंग कैपेसिटी भी वहाँ पे भी डिपेंड करती है। ओबेसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, ओबेसिटी में क्या होता है जो हमारी टिश्यूज लेयर है उसके ऊपर जब फैट डिपोजिशन हो जाए, ओबेसिटी में क्या होता है मेनली फैट डिपोजिशन, जिसे आप क्या बोलते हैं चर्बी, अगर वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उस पर आ जाएगी तो वो हमारे जो टिश्यूज के बीच में क्रॉसिंग है, यानी एक तरह से टिश्यू जो हमारा चर्बी है या जो फैट है वो एक तरह से मेम्ब्रेन की तरह वर्क करने लगेगा, और जब वो मेम्ब्रेन की तरह वर्क करने लगेगा तो जो डिफ्यूजन होना है वो नहीं हो पाएगा। डाइट डिजीज स्टेटस, और डाइट
आप किस टाइप की डाइट ले रहे हो इस पे भी डिपेंड करेगा, और कौन कौन सी आपकी डिजीज है उस पे भी डिपेंड करेगा। ड्रग इंटरेक्शन और ड्रग का इंटरेक्शन कैसा है हमारी बॉडी का। ड्रग इंटरेक्शन मीन्स अगर कॉम्बिनेशन टाइप आप ड्रग ले रहे हो तो हो सकता है कि जो उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी है ड्रग ड्रग कॉम्बिनेशन के कारण कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करके मेटाबॉलिज्म एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग। मेटाबॉलिज्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स द केमिकल अट्रैक्शन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। इसमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, जब हमने ड्रग को एडमिनिस्टर किया तो कुछ फिजियोलॉजिकल, जब ड्रग बाइंड होती है पर्टिकुलर रिसेप्टर से तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं और वही मॉडिफिकेशंस बॉडी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इफेक्ट के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग। It is needed to render non-polar liquid soluble compound polar liquid insoluble so they are not reabsorbed in the renal tubular and are the excreted। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन पोलर यानी कि लिक्विड सोल्यूबल बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे कभी कभी क्या ड्रग को नॉन पोलर सबस्टेंसेज और पोलर सबस्टेंसेज इस पे डिपेंड करती है। आप लोगों को मैंने बताया ना कि कंसंट्रेशन लिपिड कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है कि कोई अगर ड्रग है लिपिड सोल्यूबल है और कोई ड्रग है वाटर सोल्यूबल, तो इस पे भी डिपेंड कर सकती है। तो वहाँ पे जो रिनल ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती है और वो क्या एक्सक्रीट हो जाती है, इजिली एक्सक्रीट हो जाती है। The absence of the metabolism body will not be able to get rid of the lipophilic substances and they will become very low acting। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होता है तो जब मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, जब प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है तो जो लिपिड सोल्यूबल लिपिड में सोल्यूबल सबस्टेंसेस होते हैं वो इजीली पास आउट हो जाते हैं, वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं या उसमें उसका मेटाबॉलिज्म जो नहीं होता है। आप लोगों को पता है लिपिड का मेटाबॉलिज्म बहुत ही मुश्किल से होता है हमारी बॉडी में, बाइल पिगमेंट के थ्रू लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर आप लिपिड सोल्यूबल या लिपिड सोल्यूबल ड्रग ज़्यादा लोगे तो उसका जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है या उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन वो इजीली नहीं हो पाएगा, तो इसलिए बहुत लंबा समय लगता है। द प्राइमरी साइट फॉर द ड्रग मेटाबॉलिज्म इज लीवर। और कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि प्राइमरी साइट ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म इज लीवर। अदर आर किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा। देन inactivation, most drug are their active metabolites are rendered inactive or less active, example ibuprofen, paracetamol, lidocaine। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग होती हैं जो कि एक्टिवली मेटाबोलाइट्स होती हैं एक्टिवली मेटाबोलाइट्स यानी कि जनरली वो इनएक्टिव फॉर्म में होंगी, जब आप ड्रग को एडमिनिस्टर करोगे तो तुरंत एक्टिव हो जाएंगी और एक्टिव होने के साथ साथ अपना ड्रग शो करेंगे, जैसे एग्जांपल आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल एंड लिडोकैन एटसेट्रा। एक्टिव मेटाबोलाइट्स फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग्स, मेनी ड्रग्स हैव बीन फाउंड टू बी प्रॉपरली कन्वर्टेड टू वन और मोर एक्टिव मेटाबोलाइट्स। बहुत सारी ड्रग होती है, वो क्या होती है, एक ड्रग होगी लेकिन वो कई फॉर्म में कई मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, वन और मोर देन मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि क्या बोलते हैं आप, या पैरासीटामोल होता है, पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन ले लो। आइबुप्रोफेन क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी पैरेटिक ड्रग्स होती है। तो वो क्या होती है, एक ही बार में कई मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाने, तो एंटी पैरेटिक की तरह भी काम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह भी वर्क करती है। द इफेक्ट ऑब्जर्व्ड आर द सम टोटल ऑफ द ड्यू टू द पेरेंट ड्रग एंड द एक्टिव मेटाबोलाइट्स। यानी कि जो हमें इफेक्ट शो करना होता है वो एक्टिव मेटाबोलाइट्स का जो प्राइमरी एक्टिव मेटाबोलाइट, जैसे क्या हुआ, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि फर्स्ट टाइम अगर उनका मेटाबोलाइज हुआ तो एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई, नेक्स्ट उसके बाद से वो फर्दर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई, तो ऐसा उनका कन्वर्जन होता रहता है। लेकिन जो उसमें एक्टिव पार्ट होता है वही हमारी बॉडी पे एक्ट करता है, बाकी जो भी पार्ट्स होते हैं वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। एक्टिवेशन ऑफ द इनएक्टिव ड्रग, few drug are inactive or such as the need conversion in body to one and more active metabolite such as drug is called the prodrugs। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो कि हमेशा इनएक्टिव फॉर्म से होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जो हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में होती है। जैसे ड्रग हमने लिया वो हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी, जैसे ही कोई इन्फेक्शंस या कोई भी मीन्स नीड हुआ तो वो ड्रग जो होती है डायरेक्ट एक्टिव हो जाएंगी और उस इन्फेक्शंस या उस पर्टिकुलर रीजन के कारण अपना इफेक्ट शो करेंगी, उसको हम कंसीडर करेंगे प्रो ड्रग के फॉर्म में। प्रो ड्रग अभी लेटेस्ट में इस पे प्रो ड्रग पे बहुत ज़्यादा वर्क चल रहा है और प्रो ड्रग्स फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे डिजीज भी आने वाली है, बहुत सारे डिजीज कंडीशंस भी देखी जा रही है, इसलिए प्रो ड्रग की तरह भी प्रो ड्रग प्रो ड्रग किया जाता है। जैसे आप कोविड की तरह, कोविड का सोच लो, आप कोविड में भी देख लो, कोविड में बहुत सारे केसेस में ऐसे होता था कि कोविड में इन्फेक्शन होने के बाद आप ड्रग लेते थे तो जल्दी क्योर नहीं होता था, लेकिन उसके पहले ही लोगों ने क्या किया, इम्यूनिटी यानी इम्यूनिटी बूस्टर, गिलोय जूस, च्यवनप्राश
एंड देन मेनी न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस को लेना लोगों ने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि इम्यूनिटी बनी रहे। तो मेन ऐसा ही होता है, प्रो ड्रग का कुछ ऐसा ही एक्शन होता है। ड्रग, हम ऐसी ड्रग लेते हैं जो कि हमारी बॉडी में इनएक्टिव होती है, लेकिन जब जरूरत होती है तो वो बॉडी में मेटाबोलाइट होती है और अपना इफेक्ट शो करती है। The product may offer advantage over the active form is being more stable, having better availability। और ये फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक्टिव फॉर्म तभी होती है जब हमें रिक्वायर होती है, और जो इसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है वो बेटर होती है। अदर जो हमने ड्रग को कंज्यूम किया है उससे इसकी बायोअवेलेबिलिटी जो होती है बहुत ही बेटर होती है, इसलिए ये फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है। बायोट्रांसफरेशन रिएक्शन एंड क्लासिफाइड इनटू, उसका जो भी रिएक्शंस होता है उसको किस टाइप की रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में। जो हमने ड्रग केमिकल्स को लिया तो वो मेटाबोलाइज हुई, तो किस टाइप का ड्रग किस टाइप से मेटाबॉलिज्म हुआ, ये सारी चीजें हम देखते हैं। और फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल OH ग्रुप, COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, CHO एल्डिहाइड NH2 अमीन ग्रुप एंड SH अथायोल ग्रुप इज जनरेटेड ऑन द एक्सपोज मेटाबोलाइट में बी एक्टिव और इनएक्टिव। यही सारे ग्रुप्स होते हैं। हमने जो ड्रग भी लिया है, जो भी ड्रग लिया है, नॉन सिस्टेमिक फेज ऑफ फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि जो भी हमने ड्रग लिया है या तो हो सकता है एल्कोहलिक फॉर्म, कार्बोक्सिलिक फॉर्म, अमीन फॉर्म, जो भी फॉर्म में होगी वो एक्टिव से इनएक्टिव होती है या इनएक्टिव से भी एक्टिव होती है, ऐसा भी होता है। तो वो मेन जो एक्सचेंज होता है इसी टाइप का होता है। कई बार क्या होता है, एल्कोहलिक सब्सटेंसेस हुआ तो वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे बॉडी में। आप लोगों ने इंटरमीडिएट में बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी है, एल्कोहलिक से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहलिक बनाना, तो सेम टाइप की रिएक्शन हमारी बॉडीज के अंदर भी होती है। कुछ हम एल्कोहलिक सब्सटेंसेस लेते हैं तो वो कन्वर्ट होके एल्कोहलिक में या जो भी हमें यूजेबल फॉर्म होता है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। सिंथेटिक एंड कंजक्शन फेज 2 रिएक्शन, an endogenous radical is conjugated to the drug metabolite is mostly inactive except few drug. Example, glucuronide conjugated of the morphine and sulfate conjugated of the minoxidil are active. नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग मेटाबॉलिज्म को फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करने वाले हैं? एज डिफरेंसेस, एज का डिफरेंस भी ड्रग मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर हम बेबी में देखें, जो छोटा चाइल्ड होता है उसमें जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है वो फास्ट होता है, क्योंकि उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, ब्लड न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिशनल अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ड्रग मेटाबॉलिज्म होने के चांस होते हैं। जबकि अगर ओल्ड एज में देखा जाए तो ड्रग मेटाबॉलिज्म जो होता है वो वीक हो या थोड़ा कम होता है। क्योंकि वहाँ पे ब्लड प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें होती है, ब्लड प्रेशर हो गया, न्यूट्रिशंस हो गए, बहुत सारा रिसेप्टर्स अवेलेबिलिटी, टॉलरेंसी, सारी चीज़ें होती हैं जो कि एज डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही करती है। स्पीसीज एंड स्ट्रेन डिफरेंस, स्पीसीज और स्ट्रेन डिफरेंस, यानी कि स्पीसीज पे भी डिपेंड करता है किस टाइप की स्पीसीज है। यानी कि अगर कोई ड्रग मीन्स बहुत सारे ड्रग होते हैं, जैसे एसिक्लोफिनेक, सपोज डेट मान लो एसिक्लोफिनेक है, या पैरासीटामोल मान लो, पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में भी यूज किया जाता है। तो ये ह्यूमन के लिए भी आता है और एनिमल्स के लिए भी आता है। तो स्पीच टू स्पीसीज इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो वेरीज करता है, उसमें यानी कि एनिमल्स में कुछ अदर करेगा, ह्यूमन में कुछ अलग होगा। स्ट्रेन पे भी डिपेंड करेगा कि उस मीन्स स्पीसीज आप समझ लो कि उस पे ही स्ट्रेन मीन्स होता है डीएनए आरएनए किस टाइप का स्ट्रेन है वो उस पे भी डिपेंड करेगा। सेक्स डिफरेंसेस मेल एंड फीमेल, मीन्स अगर मेल बॉडी में कंसिडर किया जाए तो मेल बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो उसका लेवल थोड़ा हाई होता है, और वहाँ पे ड्रग मेटाबॉलिज्म जो होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द फीमेल, और फीमेल में जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है थोड़ा लो होता है। देन एंजाइम इंडक्शन, नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजाइम इंडक्शन के बारे में। तो एंजाइम इंडक्शन में क्या होता है कि एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम कितना सपोर्टिव है आपके ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपका एंजाइम, मान लीजिए आपने जो ड्रग लिया है अगर वो प्रोटीनियस सब्सटेंसेस है तो वो एंजाइम के साथ इजिली सॉल्यूबल हो जाएगी, और जो भी ड्रग मेटाबॉलिज्म शो करना है या जो भी मेटाबॉलिज्म देना है वो उसके अकॉर्डिंग शो करेगी। अगर मान लीजिए आपने ड्रग लिया वो लिपिड सॉल्यूबल है और हमारा जो एंजाइम है वो प्रोटीनियस नेचर है, तो दोनों की जो सॉल्युबिलिटी है वो मैच नहीं करेगी और जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है वो खत्म हो जाएगा, तो उसको हम ड्रग इनहिबिशन करें, एक तरह से एंजाइम इनहिबिशन भी बोल सकते हैं। तो दोनों हो गया। देन स्टेरॉयडल केमिकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग
मेटाबॉलिज्म, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म मीन्स बहुत सारे ड्रग्स जो होते हैं वो स्टीरियोकेमिकल्स हो पड़े हैं। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा या अभी इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ही है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जो हमारे ड्रग्स होती हैं वो स्टीरियोकेमिकल्स मीन्स एल रोटेटरी डी राइट रोटेटरी लेफ्ट रोटेटरी अल्फा बीटा रोटेटरी यानी कि ड्रग का जो केमिकल नेचर होता है उस पर डिपेंड करता है। तो वो स्टीरियोकेमिकल्स मीन्स एंटी सिन एंटी आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो उस पर भी डिपेंड करता है ड्रग का मेटाबॉलिज्म। तो किस टाइप का, अगर मान लीजिए हमारा जो रिसेप्टर है या हमारा रिसेप्टर साइट है सिन टाइप का है और उसी टाइप का हमने ड्रग केमिकल्स लिया है तो दोनों का मैच इजिली हो जाएगा और दोनों इजिली मेटाबॉलिज्म शो करेंगी। तो इस टाइप के सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप उसको सर्च करोगे तो आपको इजिली बुक में इजिली दिया हुआ है। बस आप लोगों को हमने कॉमन पॉइंट दे रखा है। इसका जो एक्सप्लेनेशन वो नोट्स में भी है, आप हम नोट्स से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि किसी भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होना, डिस्ट्रीब्यूशन होना, एब्जॉर्प्शन होना उस पर डिपेंड करता है मेनली एक्सक्रीशन पे। अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो उसका जो मेटाबॉलिज्म उसका कोई भी यूजेस नहीं है। Just like first urine, drug excretion in urine occurs by a kidney. It is the most important channel of the excretion for the majority of the drug. तो सबसे पहले यूरिनेशन के थ्रू मोस्ट ऑफ द ड्रग का जो एक्सक्रीशन होता है वो हो जाता है और ये मेजोरिटी ऑफ द ड्रग का ये एक्सक्रीशन होता है। Then feces, apart from the unabsorbed fractions, most of the drug present in the feces and derived from the bile. और बहुत सारी जो लिपिड सॉल्युबल्स जो ड्रग्स होती हैं, जो लिपिड इजिली सॉल्युबल नहीं हो पाती है, वो बहुत सारी ड्रग्स जो होती है बाइल्स के थ्रू, हमारे फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट कर दी जाती है। Liver actively transport into the bile organic acid, especially drug glucuronides by the OATP and the MRP2. Organic base by the OCT, other lipophilic drug by PGP and steroids by the distinct non-specific active transport mechanism. तो लीवर होता है ये ट्रांसपोर्ट इनटू बाइल ऑर्गेनिक, यानी कि जो बाइल्स का सिक्रिएशन कहाँ से होता है तो लीवर से होता है और वो जो मेनली किसके लिए होता है तो लिपिड्स के लिए होता है। तो जो भी इसका एक्सक्रीशन लीवर के द्वारा एक्सक्रीशन होता है तो समझ लीजिए आप ओवरऑल की लिपिड्स रिलेटेड जो भी मेटाबॉलिज्म होता है जो हमारी बॉडी में इजिली नहीं हो पाता है उसका एक्सक्रीशन लीवर के थ्रू ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट, रिलेटिवली लार्ज मॉलिक्यूल more than 300 molecular weight partially eliminated in the bile. Biles में more than 300 लार्जर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं बाइल के थ्रू। क्योंकि आप लोगों को पता है कि लिपिड्स जो होता है वो इजिली अटैच होके वो मोलिकुलर वेट उसका क्या होता है ज़्यादा होता है। प्रोटीन अदर देन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड से ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या होता है इजिली बाइल्स के थ्रू क्या होता है एलिमिनेट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्री ड्रग इन द गट्स इंक्लूडिंग डेटा रिलीज्ड बाय द डेकोन जंक्शन एंड द ग्लूकोरानाइड्स बाय द enteric bacteria in reabsorbed enterohepatic cycline and the ultimate excretion occurs in the urine। ठीक है। मोस्ट ऑफ फ्री ड्रग्स जो होती हैं, जो गट्स में फ्री ड्रग्स होती हैं, वो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो होती है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर दी जाती हैं। ओनली द रिमेनिंग इन द एक्सक्रीटेड इन द फीसेस, और कुछ ही जो होती हैं तो मीन्स जो भी मोस्ट ऑफ द जो ओरल ड्रग्स हुई हैं, जो भी प्रोटीनियस सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वो मेनली किसके थ्रू होती हैं यूरिन के थ्रू होती हैं। और मोस्ट ऑफ द जो लिपिड्स ड्रग्स होती हैं वो मेनली होती है फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट। देन सर्टन ड्रग आर एक्सक्रीटेड डायरेक्टली इन द कोलोन। मीन्स बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, बहुत सारा जो एब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ ड्रग का एक्सक्रीशन डायरेक्टली कोलोन में ही हो जाता है, जो कि यानी कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कोलोन होता है। तो कोलोन में जाएगा पास होगा और उसके थ्रू वो फीसेस के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो कोलोन में कौन कौन से एंथ्रासिन, परगेटिव्स, हैवी मेटल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट उनका जो एक्सक्रीशन होता है वो कोलोन में हो जाता है। ड्रग डेट अटेन हाई कंसंट्रेशन इन बाइल इंक्लूड्स द इरिथ्रोमाइसिन, यानी कि आप देखिए इसको कि लिपिड सोल्युबिलिटी या लिपिड से रिलेटेड, यानी कि बाइल से जो बाइल एक्सक्रिएटेड जो भी ड्रग कंपाउंड्स हैं उनके एग्जांपल है इरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, रिफाम्पिसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स वैक्यूरेनियन एंड फेनोप्थेलिन। इंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग कंट्रीब्यूट टू लॉन्गर स्टे ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। और इंटेरोहेपेटिक जो साइक्लिंग
मीन्स इंटेरोहेपेटिक जो ड्रग होती है उनका जो साइक्लिंग यानी उनका जो कन्वर्जन होता है वो लॉन्ग स्टे यानी उनका मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारी बॉडी में लंबे समय तक के लिए ही होता है। तो ये सारी चीजें हो गई एक्सक्रीशंस के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सलाइवा एंड स्वीट के थ्रू क्या क्या एक्सक्रीट किया जाता है। दीज आर द माइनर इंपॉर्टेंस ऑफ द ड्रग एक्सक्रीशन। लिथियम, पोटेशियम आयोडाइड, रिफाम्सिन एंड हैवी मेटल्स आर प्रेजेंट इन दिस सिक्रेशन इन सिग्निफिकेंट अमाउंट। सलाइवा जो होता है, सलाइवा और स्वेट के थ्रू बहुत सारे रिफाम्सिन ड्रग, हैवी मेटल्स और लिथियम्स जैसे मेनी कंपाउंड्स जो होते हैं वो सलाइवा और स्वेट के थ्रू एक्सक्रीट किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द सलाइवा अलॉन्ग विद द ड्रग इट इज swallowed and meet in the some fat and the orally taken drug। मीन्स बहुत सारा जो होता है सलाइवा सम फैट आर द ओरली टोकन ड्रग, जैसे कि बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि सलाइवा के साथ मिक्स हो जाती है और एक्सक्रीट हो जाती है हमारी बॉडी के थ्रू। मिल्क, द एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, मिल्क के थ्रू भी बहुत सारे ड्रग का एक्सक्रीशन होता है। द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इन मिल्क इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द मदर बट द सकलिंग इन्फेंट इन्वेंटली रिसीव द ड्रग, यानी कि मदर के लिए या मदर के लिए एजेड पर्सन के लिए तो ज़्यादा इसका कोई एडवांटेज नहीं होता, लेकिन जो चाइल्ड्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्रग एक्सक्रीशन के लिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा छोटे बच्चे उनमें वोमिटिंग बहुत जल्दी करते हैं और वोमिटिंग जो करते हैं वो मिल्क वाइट मिल्क का ही वो करते हैं, मीन्स वोमिटिंग करते हैं, तो उसके थ्रू बहुत सारे जो ड्रग या केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। मोस्ट ड्रग इंटर्स ब्रेस्ट मिल्क इन बाय पैसिव डिफ्यूजन एज सच, तो ये एक रीजन तो ये होता है। और मोस्ट ऑफ द ड्रग जो मदर अगर मान लीजिए मदर कोई मोस्ट ऑफ द ड्रग लेती है तो ब्रेस्ट के थ्रू भी बहुत सारे ड्रग्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट होते हैं और वही ड्रग किसके थ्रू, वही ड्रग क्या होते हैं चाइल्ड्स के पास भी पहुंच जाते हैं और कॉज कर जाते हैं, यानी हम कॉज करते हैं इन चाइल्ड में। तो बहुत बार ऐसा होता है। तो दो चीज़ें होती हैं, क्या होता है अगर आप बच्चों में देखोगे तो ज़्यादातर क्या होता है कि कई बार होता है मदर मिल्क, बच्चे को हमने कोई ड्रग दिया तो उसके बाद से बच्चे को ड्रग देने के बाद मदर मिल्क फीड कराती है। मिल्क फीड कराने के बाद क्या होता है वो जो बच्चा होता है वोमिटिंग करता है, तो उसके साथ भी कुछ जो होता है मिल्क के साथ उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि मदर ने कोई ड्रग लिया तो वो उसका एक्सक्रीशन मिल्क के थ्रू होता है, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू होता है। और वही ब्रेस्ट मिल्क जब न्यू बॉर्न बेबी फीड करता है तो उसके अंदर भी उसका वो जो भी पार्ट होता है वो चला जाता है और बच्चे को हार्म भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मिल्क हैज़ द लोअर पीएच, मिल्क का पीएच लगभग 7 होता है। तो ठीक है, ये से हो गया। जनरल मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एक्शन एंड फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, वो कौन कौन सी ड्रग एक्शन की जनरल मैकेनिज्म्स हैं और ड्रग एक्शन को कौन कौन मॉडिफाइंग करने के एजेंट हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो जनरल मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एक्शन, फार्माकोडायनामिक्स द स्टडी ऑफ द ड्रग इफेक्ट। तो जनरल ड्रग के एक्शन को जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, फार्माकोडायनेमिक्स। अभी तक आप लोगों को फार्माकोडायनेमिक्स का केवल इंट्रो मिला है। फार्माकोडायनेमिक्स एक ब्रांच, बहुत बड़ी ब्रांच है, इसके अंतर्गत बहुत सारी आपको चीज़ें जाननी है। ड्रग एक्शन, ड्रग रिसेप्टर, सारी चीज़ें फार्माकोडायनेमिक्स के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पर्टिकुलर चैप्टर में ही मिल जाएगी। उसका पर्टिकुलर चैप्टर ही है। कुछ पार्ट फार्माकोथेरेपेटिक्स में भी है इसका, तो आप लोगों को फर्दर जब फार्माकोथेरेपेटिक्स की क्लास चलेगी तो उसमें भी कुछ इसमें कुछ एग्जांपल उसके आएंगे, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इट स्टार्ट्स विद द डिस्क्राइबिंग व्हाट द ड्रग डू एंड गोज टू द एक्सप्लेन हाउ डू इट। तो मीन्स ड्रग कैसे हमारी बॉडी में इंटर हुई और क्या इफेक्ट की, ये सारी चीजें हम उसके अंदर जानते हैं। इट स्टार्ट्स विद द डिस्क्राइबिंग व्हाट द ड्रग डू एंड गोज ऑन टू एक्सप्लेन हाउ दे इट। मीन्स ड्रग कैसे हमारे अंदर बॉडी के अंतर्गत इफेक्ट शो की और किस टाइप से, हाउ मीन्स किस टाइप से वो वर्क कर रही है हमारी बॉडी में, ये सारी चीजें हम जानेंगे फार्माकोडायनेमिक्स के अंतर्गत। Thus it attempt to elucidate the complete action effect sequence and the डोज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसके अंतर्गत हम और क्या जानते हैं कि कौन कौन से सीक्वेंस हुए, किस किस टाइप का सीक्वेंस, यानी कि कौन कौन सी मैकेनिज्म हुई ड्रग को एब्जॉर्ब कर ड्रग का मैकेनिज्म के लिए, ड्रग एक्शन के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म हुई, ये सारी चीज़ें हम किस में जानते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स में। और उसका रिलेशनशिप क्या है, उस मैकेनिज्म का पर्टिकुलर रिलेशनशिप क्या है, या किसी केमिकल्स का, जैसे आप लोग जानते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए किसी के लिए इनहिबिटर की ज़रूरत होती है, किसी के लिए एक्टिवेटर के लिए ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो उसमें रिलेशनशिप क्या है, ये सारी चीज़ें हम फार्माकोडायनेमिक्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं।
मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्शन ऑफ वन ड्रग बाय अनदर ड्रग इज आल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ द फार्माकोडायनेमिक्स। और फार्माकोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम वन ड्रग का दूसरे ड्रग के साथ क्या एक्शन शो करता है या क्या केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ये भी सारी चीजें हम फार्माकोडायनेमिक्स के अंतर्गत भी देखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसके अंतर्गत पर्टिकुलर ड्रग की पर्टिकुलर एक्टिविटी एंड पर्टिकुलर रिएक्शंस भी हम देखते हैं। तो वो सारी चीजें आपको पर्टिकुलर हायर क्लासेस में आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। देन इसमें फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या क्या होंगे, यानी कि अब मैंने बताया जनरल मैकेनिज्म एंड फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइंग कर सकते हैं? तो बॉडी साइज के अकॉर्डिंग भी जो हमारे ड्रग का मेटाबॉलिज्म है या ड्रग में जनरल मैकेनिज्म है ड्रग की, वो इफेक्ट करती है। देन एज या पेडियाट्रिक या जेरियाट्रिक, यानी मीन्स चाइल्ड और जेरियाट्रिक होने के कारण भी जो भी उसका मैकेनिज्म है वो डिफेंड करेगी। थर्ड सेक्स, फोर्थ स्पीसीज एंड रेस, फिफ्थ जेनेटिक वेरिएशन, अगर कोई जेनेटिकली डिसऑर्डर्स है या जेनेटिकली कोई वेरिएशंस है तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो ड्रग कितना एब्जॉर्ब होती है और कितना एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ होती है। सिक्स, रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और हमने किस रूट से लिया है तो अभी हमने पिछले बार डिस्कस किया था। देन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान क्या क्या ड्रग जो होता है वो मदर टू फीटस में जाता है, ये सारी चीज़ें भी हमने देखा। और देन फिजियोलॉजिकल स्टेट्स, जीआई डिजीज, कंजस्टिव हार्ट डिजीज, थायराइड डिजीज, किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, अगर ये सारी डिजीज प्रेजेंट हैं तो किस टाइप से हमारे जो ड्रग का मैकेनिज्म है वो कैसे चेंज हो जाएगा, ये सारी चीज़ें भी फार्माकोडायनेमिक्स में देखते हैं या उसको फैक्टर इफेक्टिव होती है। डाइट, एनवायरमेंटल फैक्टर, अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो, इन्वायरमेंटल फैक्टर सही है तो उसका मेटाबॉलिज्म सही होगा या उसकी मैकेनिज्म सही होगी, अदरवाइज वो सही नहीं होगी। फिजियोलॉजिकल फैक्टर, देन क्यूमुलेशन एंड टॉलरेंस एंड रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हो गई कि जो भी फैक्टर्स हैं जो हमारे ड्रग मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करती है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आज नेक्स्ट लेक्चर में हम फार्माकोलॉजी का सेकेंड चैप्टर भी स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग। और इसका जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट notescard.com पे अवेलेबल हो चुका है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का भी नोट्स प्रिपेयर हो चुका है, वो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, उसकी लेक्चर भी जल्दी आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। बाकी आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।